देखते ही आपको याद आ गया होगा, यहीं पे हमने आपको आईआरआर और एनपीवी का मतलब समझाया था। अब फिर से इन दोनों को समझेंगे तभी हमारे समझ में आएगा एमआईआरआर। ठीक है, तो एक बार फटाफट इन दोनों को समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले प्रेजेंट वैल्यू को भी हम निकालना सीख लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं या प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं पीवी का। पीवी फॉर्मूला किसी भी इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालता है। जैसे कोई भी एक फिक्स वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे इधर से ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ले लिया 10%, राइट। और ये नंबर ऑफ पीरियड हमने लिया है 1 साल के लिए। देखिए, एक फिक्स वैल्यू होती है 1 साल, 2 साल या 3 साल। तो इस अवधि में आपको जो अमाउंट मिलेगी, एक फिक्स अमाउंट मिलेगा आपको इस अवधि में। वो आपको 1 साल बाद मिल रहा है या 2 साल बाद मिल रहा है, 3 साल बाद मिल रहा है, वो होती है फ्यूचर वैल्यू। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1 साल बाद जो हमको रिटर्न मिलेगा वो मिल रहा है 20,000। और इस फ्यूचर वैल्यू को देखते हुए आप कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपको 1 साल बाद 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो क्या मुझे वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो है पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू हम किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हम लगा देते हैं पीवी का। और उसके लिए हम करेंगे इक्वल टू पीवी ब्रैकेट स्टार्ट। और सबसे पहले पूछ रहा है रेट, हमारे पास है ये हमने ले रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड, वो भी हमने ले रखा है 1 साल के लिए। फिर कह रहा है पीएमटी, पीएमटी हमारे पास कुछ है नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। और एफवी, एफवी हमारे पास यहाँ पे है, इसको लेंगे माइनस के अंदर, माइनस और एफवी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये दिखा रहा है 18,181। इसके विपरीत यदि हम देखें एनपीवी, ये होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू में और नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या फ़र्क होता है। एनपीवी का मतलब होता है जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, अभी जैसे प्रेजेंट वैल्यू आई है इसी प्रकार नेट प्रेजेंट वैल्यू जब आएगी तो उसमें हमारी कॉस्ट और सारे एक्सपेंसेस घट जाएंगे उसमें से। हम इस वाली टेबल पे निकाल के देखते हैं। यहाँ पे मैंने 4 साल का डाटा बनाया हुआ है, ठीक है। 5 लाख हमने इन्वेस्ट किए और यहाँ पे मैंने जो 4 साल का जो रिटर्न है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ठीक है। और ये रेट, ये किसी भी मैनेजमेंट का एक एक्सपेक्टेड रेट होता है। यानी कि कोई कंपनी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है और उन्होंने ये कहा कि मैं इसमें तभी इन्वेस्ट करूंगा जब मुझे 12% का रिटर्न मिलेगा, वरना मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। ये प्रपोजल होता है। तो इसके आधार पे हमने एनपीवी निकाली थी। देखो यहाँ पे मैं फिर से कैलकुलेट करके बताता हूँ एनपीवी कैलकुलेट किस प्रकार करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे इक्वल टू एनपीवी और इसके अंदर वही हमारे पास रेट जो हमारे पास प्रोपोजल रेट था, कोमा वैल्यू हमारे पास सारी वैल्यू ये है, राइट। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है -3,000 या माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम घाटे में चले गए, 6.25 लाख के करीब आ गया, 6,25,000 आ रहा है रिटर्न, लेकिन ये माइनस में दिखा रहा है। इसका मतलब ये प्रपोजल हमारे लिए सूटेबल नहीं है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये प्रपोजल हमारे लिए सूटेबल है, हमको इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इसी प्रकार आईआरआर का, आईआरआर यदि जो एक्सपेक्टेड रेट है उसके बराबर या उससे ज़्यादा आता है तो वो प्रपोजल हमारे लिए सूटेबल होगा। आईआरआर फॉर्मूले को भी फिर से दोबारा से हम यहाँ पे निकालते हैं। हम करेंगे इक्वल टू आईआरआर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पूछता है वैल्यू और वैल्यू के अंदर हमने ये सारी वैल्यू सेलेक्ट कर देनी है एक बार में। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए अगर ये आपके पास डेसिमल के बाद नहीं दिखाता है, राउंड में दिखाता है, तो राउंड में ये पूरा 12 ही दिखाएगा। देखो मैं इसको राउंड करता हूँ, ठीक है, 12 ही दिखा रहा है। इस स्थिति में आपको लगेगा कि इसके इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, ये इससे कम है। अब जब दोनों से हमको ये पता चल रहा है कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो दोनों में फ़र्क क्या है। फिर हम एनपीवी भी देख सकते हैं, आईआरआर भी, लेकिन कब देख सकते हैं। एनपीवी को तो मैंने बताया था जब एक्सपेक्टेड रेट दिया होता है तब उस रेट के आधार पे हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। और आईआरआर के अंदर एक्सपेक्टेड रेट नहीं होता,
इसमें हमारे पास प्रपोजल होता है, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेड रेट दिया है तो आप एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे, पता चल जाएगा नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर रेट नहीं है तब हम आईआरआर फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वो रेट की बजाय प्रपोजल पे कैलकुलेट होगा। ये यहाँ पे प्रपोजल पे कैलकुलेट होगा, जिसमें हम देखेंगे कि उसमें हमको कितना रिटर्न्स मिल रहा है। यानी अगर मुझे जो ये रेट यहाँ पे था इससे ज़्यादा मिलेगा तो इन्वेस्ट करने के लिए सूटेबल होगा। यानी अगर मुझे 12% या इससे ज़्यादा मिलेगा रिटर्न्स तो मैं कंपनी में डिपॉजिट करने के लिए तैयार हूँ। अब MIRR के अंदर इसका मतलब होता है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें हम दो तरीके से कह सकते हैं। यहाँ से मैं डाल देता हूँ एक रेट, मान लीजिए ऊपर वाला ये रेट है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ फाइनेंस रेट। फाइनेंस रेट यही 12% ले लेते हैं, ठीक है। और एक होता है री इन्वेस्ट। मान लीजिए हमने 5 साल का इन्वेस्टमेंट किया था और वो कंप्लीट हो गया और मैं फिर से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार जब मैं दोबारा से इन्वेस्ट करना चाहूँगा तो अब मुझे 12 नहीं 14% का रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। इस रेट पे तो मेरे को मिल ही रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 12% पे नहीं, मैं 14% पे राजी हूँगा। तो री इन्वेस्टमेंट में क्या हमको 14% मिल रहा है? क्या इस प्रपोजल को अप्रूव किया जा सकता है? ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू MIRR ब्रैकेट स्टार्ट करके सबसे पहले वैल्यू हम फिर से यही वाली सारी वैल्यू ले लेते हैं, हो गई। फाइनेंस रेट हमारा ये था 12%। उसके बाद री इन्वेस्ट रेट 14%। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ रहा है 12%। तो ये भी सूटेबल नहीं है। यदि ये इसके बराबर या इससे ज़्यादा आता है तो अप्रूव किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। तो 14% से कम आया है तो इसको भी अप्रूव नहीं किया जा सकता। अब हम किसी भी रेट को चेंज करते हैं, मैं यहाँ पे लेता हूँ 10%। अब देखिए ये पॉजिटिव आ गया, अप्रूव किया जा सकता है। ये पॉजिटिव है, अप्रूव किया जा सकता है। और यहाँ भी मैं करता हूँ 10 और इसको करता हूँ मैं 12। देन अब ये 12% है तो ये भी अप्रूव किया जा सकता है। यहाँ पे हम 11 रखेंगे तो ये भी बराबर है, ये भी अप्रूव किया जा सकता है। अब तीनों रेट में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जो एक्सपेक्टेड रेट है, एक्सपेक्टेड रेट मान लीजिए हमारे पास है 10, तो MIRR उससे ज़्यादा आना चाहिए, ये उससे ज़्यादा होगा और IRR उससे ज़्यादा होगा। यानी कि जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे और अंतर देखेंगे तो उस स्थिति में IRR सबसे ज़्यादा होगा, दूसरे नंबर पे MIRR होना चाहिए और